वक्त हो चला है। हमारे साथ सजीत मंघाट जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज का सत्र भारतीय बाजार के लिए कैसा नजर आ सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड ग्लोबल फ्रंट पर यूएनजीए की जो मीटिंग थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार तीखे स्टेटमेंट्स दिए हैं। ऑफ कोर्स रशिया को लेकर, इंडिया पर बात करी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी आदत से मजबूर हैं और कुछ ऐसा कुछ कह ही जाते हैं और हम भी अपनी आदत से मजबूर है, हम इग्नोर कर रहे हैं उनको। इग्नोर करते ही जाते हैं, हम अपनी तेजी की चाल चलते जाते हैं। बिल्कुल। तो हम अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। बट अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो इस बार उन्होंने, उनका जो इशारा है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ है कि, और नेटो कंट्रीज़ की तरफ है कि नेटो कंट्रीज़ एक तरफ से रशिया के लड़ने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से रशिया से क्रूड ले रही है, ऑयल ले रही है, गैस ले रही है। सो ये जो चीज़ें हैं वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको सैंक्शंस करने पड़ेंगे, तभी जाके ये वॉर एंड होगा। बट मेरे को नहीं लगता कि ये होने वाला है, क्योंकि अभी आप विंटर सीजन में जाने वाले हैं जहाँ पर एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन सारी कंट्रीज़ में। और अगर आप इस समय अगर आप कुछ करेंगे तो यही कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा शॉक होगा। तो ये जो हमने कल देखा कि ब्रेंट $68 के आसपास गया कल, ये सब के चलते। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो वॉर है वो इतने आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। लोग लैंड स्वैप की बात कर रहे हैं, पर लैंड स्वैप ज़ेलेंस्की नहीं मानेगा। और जहाँ तक क्रूड और ऑयल सैंक्शंस की बात है, वो यूरोपियन यूनियन और नेटो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी को शॉक से बचाना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक स्टेटस का यूएस बोल सकता है, ट्रंप बोल सकता है, पर ट्रंप उससे ज़्यादा क्या कर सकता है। 50% ही तो डाला है उसने। 50 वो चाइना पे कर नहीं रहा है और यूरोपियन यूनियन पे भी नहीं कर रहा है, जिससे वो लोग ले रहे हैं। तो वो ट्रंप जानता है कि उसने वो अपने हद तक पहुंच गया है, अब उसके ऊपर वो नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो आप कहेंगे हद पे जो है सब एक लगे हुए हैं। लेकिन सर बात करना था एफआईज का। कल आपने बात किया था कि एशियन एफआईज की आपसे बात हो रही थी, और एशियन मार्केट्स में जो है हम देख रहे हैं कि बाइंग जो है बहुत सारी इकोनॉमीज में देखने मिल रही है। धीरे धीरे इंडिया में भी इंटरेस्ट आ रहा है, एक अपग्रेड भी एचएसबीसी का है। अब आप एफआईज का क्या स्टांस लग रहा है? देखिए, कल मेरी बातचीत हो रही थी राजीव बट्रा से, जो कि हेड ऑफ एशिया और इमर्जिंग मार्केट इक्विटी से। उनका कहना ये था कि अगर आप देखें आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो इंडियन मार्केट्स हैं वो 23-24 टाइम्स था पिछले साल फॉरवर्ड अर्निंग्स में। इस बार वो आके 21 पे 20-21 पे। चाइना जो था 8 टाइम्स पी था, वो अभी 14-15 पे पहुंच गया। कोई उसकी बात नहीं कर रहा कि 8 से 15 हो गया है वो। पर हम इन सब की बस अब ये बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी भी 21 पे है। तो वो इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग है, डोमेस्टिक सपोर्ट है, और वो जो सपोर्ट है वो एफआई से ज़्यादा है। बट एफआई ऑल्सो बाहर जो निकले थे ये सोच के निकले थे कि वैल्यूएशन घटेगा तो वो अंदर घुसेंगे, पर वो वैल्यूएशन घट नहीं रहा है। और डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं वो अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है, न्यू पेपर को भी सपोर्ट कर रही है और मार्केट को भी सपोर्ट कर रही है। प्राइमरी बहुत एक्टिव है। तो पिछले साल अगर लास्ट 12 महीने का आप देखेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा इशुएंस वाला मार्केट रहा है पिछले 12 महीने में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि इस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए मोमेंटम फ्लोज की ज़रूरत है, और मोमेंटम फ्लोज हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आज की डेट में आपका वैल्यूएशन रिच है, अर्निंग्स वीक है, और ग्रोथ स्टेबल है, और पॉलिटिकली वी आर स्टेबल। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, पर जब तक अर्निंग्स का वो नहीं आता तब तक वो नहीं आने वाले, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर आप 12-13% बढ़ेंगे या टीन्स में आपकी अर्निंग्स आएंगी, वो काफ़ी है उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो मोमेंटम है, और ये जो पैसा जो है ये नहीं देखेगा कि अर्निंग्स आने के बाद आएगा, उसको सर एक इंडिकेशन चाहिए। और वो इंडिकेशन राजीव के हिसाब से कि अगर आप इस महीने की और अगले महीने की सेल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं, और पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा कि जैसे ही वो इंडिकेशन आएगा कि भाई आपकी कंजम्पशन बढ़ गई है, वापस आ गई है, जैसे आप जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स एकदम अगर पॉजिटिव आने लगे सारे के सारे एक एक करके, तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि भाई कि मेरे को रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट से पहले पैसा आना शुरू हो जाएगा, और वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी इधर। तो मार्केट आज के डेट में तो बहुत ही
रेंज बाउंड है और बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखें तो ETF से ज़्यादा बिकवाली हो रही है। पैसिव फंड्स काफ़ी बेच रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, जबकि विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स हमारा ग्रोथ अच्छा है, हमारी स्टेबिलिटी अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ ट्रिगर्स हैं और फिजिकल और मॉनेटरी ट्रिगर्स भी हैं। ठीक है सुजीत सर, बिल्कुल सही बात है। ये नोटिस करने वाली चीज़ है। देखते हैं कि अर्निंग कैसी निकल के आती है। 2 हफ्ते बाद तो अब नतीजों की शुरुआत भी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर, ये FNO के आंकड़ों से क्या संकेत मिल रहे हैं आज के सत्र के लिए, और ये भी बता दीजिए कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज क्या स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए। देखिए गिफ्ट निफ्टी तो आई थिंक नेगेटिव है, अगर मैंने जो लास्ट देखा था। बट निफ्टी का कल जो निफ्टी एक्सपायरी थी वीकली और मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी का जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचे ही रहेगा आज। कल हमने बात की थी कि 25,200 पे कुछ सपोर्ट मिल रहा है, पर वो सपोर्ट थोड़ा सा वीक लिख रहा है एंड वही हुआ कल की मार्केट जो है 25,200 के नीचे आके बंद हुआ। आज भी अगर हम देखें तो 25,000 और 25,100 पे सपोर्ट है, बट वो सपोर्ट बहुत कम है। और मैं ये पुट राइटर्स के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है इस मार्केट में, वहाँ पर देखा जा रहा है कि कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही है 25,300 400 में, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से जब आप ऊपर जाएगा तो काफ़ी आपको रेसिस मिलेगा। 25,500 में तो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो वो जो मूवमेंट ऊपर की तरफ है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मुझे आज के डेट में। बट अगर आप देखें कि कल क्या हुआ, तो कल प्राइवेट बैंक शेयर्स थे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। उसमें कैश मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स उन्हीं में आई थी कल का प्राइवेट बैंक्स में। एक्सिस वगैरह में देखो तो 1,400 करोड़ का आया था, SGFC में 1,100 का, ICICI बैंक में 900 और कोटक में 750 करोड़ के आसपास का डिलीवरी टर्नओवर था। तो वो जो हमने बाइंग देखी निफ्टी बैंक में टुवर्ड्स द एंड सेकेंड हाफ में जो आई थी, वो जो निफ्टी बैंक को ऊपर लेके गया, वो इस बाइंग के थ्रू हुआ था। तो उसमें डोमेस्टिक काफ़ी रहे हैं इन्वेस्टेड, और उनमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी हुआ है डोमेस्टिक फंड्स का। उसमें हमने जैसे देखा कि निफ्टी पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.9 के आसपास है, थोड़ा सा बड़ा है। बट मिक्स सिग्नल आ रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स से। वहाँ पर हमने शॉर्ट्स देखे थे लगभग 77 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो हैं वो लगभग 27,624 करोड़ के आसपास का है। बट लॉन्ग पोजीशंस हमने जो देखे हैं वो है निफ्टी बैंक में, जहाँ पर 514 करोड़ के लॉन्ग पोजीशंस नेट ऐड हुए हैं, और ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो है 5,200 के 40 के आसपास है वहाँ पर। तो वो जो निफ्टी बैंक में हम शॉर्ट कवर होते भी देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट घटते भी देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक्स जो है अभी थोड़े से लाइट हैं। पिछले 7-8 सेशन में हमने देखा होगा लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन घट गया है निफ्टी बैंक में। सो द शॉर्ट्स जो बिल्डअप हो रहे हैं वो घट गए हैं। उसका एक इंडिकेशन ये भी है कि अक्टूबर में जब हम अर्निंग्स में जाएंगे तो हम काफ़ी लोअर शॉर्ट पोजीशन के साथ अक्टूबर में जाएंगे फॉर बैंक निफ्टी बैंक में। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है अक्टूबर के लिए। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जैसे हमने बात की 13.8 है, वो थोड़ा सा बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि निफ्टी बैंक में लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, तो इसलिए तो ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट्स थोड़े से कम हो रहे हैं सिस्टम में। एक तरह से जो बिल्डअप हो रहा है कि जो नेगेटिविटी थी वो कम होती जा रही है, और कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स में हमने काफ़ी देखा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि सेल्स बढ़ रहे हैं। लोगों ने जिन्होंने ऑटोस में सेल किया हुआ था, जैसे JP Morgan ने कल, राजीव बत्रा थे JP Morgan के, उन्होंने बताया कि ऑटोस का उनका सेल था, बट उन्होंने अब उसको अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोस अभी फोकस में रहेंगे, कंजम्पशन फोकस में रहेगा। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी, ग्लोबल एंड FS की पोजीशनिंग। लेकिन सर अब स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत अगर करें, वैसे तो फूड डिलीवरी स्पेस फोकस रेडार पर है, और आज स्विगी खास तौर से खबरों में रहेगी, बिकॉज रैपिडो में करीब 2,400 करोड़ में 12% हिस्सा बेचने की योजना है। क्या फोकस रहेगा और स्टॉक पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए 2022 में स्विगी ने खरीदा था स्टेक
रैपिडो में $120 मिलियन के आसपास खरीदा था वो स्टेक। उस समय इंटेंशन ये था कि एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें, पर रैपिडो ने आगे आगे जाके अपना स्विगी के एरियाज़ में वेंचर कर लिया है, जैसे कि फूड डिलीवरी हो गई, क्विक डिलीवरी होगी, उसमें वो वेंचर कर रहा है रैपिडो। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है स्विगी के लिए। तो वो ये तो जाहिर है कि ये बिकना ही था। बट अगर आप देखेंगे सितंबर 2024 में जब ये फंड रेजिंग हुई थी तो रैपिडो का वैल्यूशन था लगभग 8,800-900 करोड़, विच इज़ $1.1 बिलियन का। आज जब स्विगी बेच रहा है इसको तो 2400 करोड़ में बेच रहा है, 12%, जो कि उसको 20,000 करोड़ का वैल्यूशन देता है रैपिडो को। तो एक साल में अगर देखा जाए तो रैपिडो की वैल्यूशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है, क्योंकि जिस तरह से रैपिडो का ग्रोथ हुआ है और जीएमवी का ग्रोथ हुआ है उसके हिसाब से। प्रॉफिटेबल है रैपिडो? नहीं, रैपिडो प्रॉफिटेबल नहीं है। स्विगी के लिए ये अच्छा ये है क्योंकि वैल्यूशन उसको अच्छी मिली रैपिडो के लिए। पर स्विगी की तरफ से आप देखेंगे तो 5-5.5 हज़ार करोड़ का उनका कैश ऑलरेडी है, 2,400 करोड़ का कैश और आ जाता है उनके बुक्स में। तो वो जो है एक तरह से उनका जो कैश सप्लीमेंट करता है, क्योंकि वो क्विक कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि स्विगी ने ये भी बोला है कि वो इंस्टामार्ट को सेपरेट सब्सिडरी बना रहे हैं, तो वो भी एक आगे जाके एक तरह से अच्छा ये है कि बिजनेस इंडिपेंडेंट होगा। और जो अगर उनको फंड रेजिंग करनी भी है आगे जाके इंस्टामार्ट को, तो वो अच्छी तरह फंड रेज कर सकते हैं इंस्टामार्ट को। और वो फॉर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट और एजाइल रहेगा। वो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो और आपके जो 2 ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिन्होंने क्विक कॉमर्स शुरू किया है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, डिस्काउंट्स हेवी होते जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पुश होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट देखेगी। बट आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो स्विगी के लिए 2,400 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है, जो उसके कैश किटी को बनाता है, जिसको कहते हैं ड्राई पाउडर रखना अपने बैलेंस शीट में, ताकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कर सके। एब्सोल्युटली। और सजीत सर, अभी जो आप बता रहे थे कि भले ही ट्रंप अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल चलता है। सबसे पहले तो थैंक्स ये पूरा एडिटर्स टेक और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए, लेकिन